नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणी से न तो सत्ता पक्ष बचता है न ही विपक्ष, दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज हम बातचीत करेंगे, जानेंगे श्रवण जी से कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई का राजनीतिक अर्थ क्या है। दो तरीके के अटकलें लगाई जा रही हैं। एक तो अटकल ये लगाई जा रही है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल अब रिहा होने के बाद वो हरियाणा के अंदर अपनी कैंपेन को, अपने प्रचार को जबरदस्त तरीके से बूस्ट करेंगे, आम आदमी पार्टी को एक नया स्वरूप देने की कोशिश करेंगे। और इसकी वजह से अभी फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है कि क्या उनकी वजह से, क्या आम आदमी पार्टी की वजह से, क्या अरविंद केजरीवाल की कैंपेनिंग की वजह से हरियाणा में आम आदमी पार्टी कोई बड़े झंडे गाड़ सकती है, क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है, या 2019 की तरीके से एक बड़े शिफर में तब्दील हो जाएगी। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का चुनाव बहुत जल्द होने वाला है, चंद महीनों में। सितंबर का महीना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी के बीच में कहीं ना कहीं दिल्ली की विधानसभा के चुनाव होंगे। यानी आम आदमी पार्टी को चुनाव प्रचार करने के लिए अब से 3 से 4 महीने का वक्त बाकी है। उनकी अनुपस्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव प्रचार बिखर भी सकता था। अब सेनापति खुद मैदान में है तो जाहिर सी बात है उसको एक दिशा देने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 2013 के बाद से लगातार उनकी सरकार है, 2015 के बाद से, 2019 के बाद, 2020 के बाद से, तो 10 साल से ज्यादा की एंटी इनकम्बेंसी भी उनके खिलाफ होगी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उसके बाद उनकी रिहाई और अब मैदान में कमान अपने हाथ में संभालने के बाद क्या कुछ बदलेगा दिल्ली में विधानसभा के चुनाव के दौरान, और इसके अलावा राष्ट्रीय फलक पर क्या कुछ असर वो डाल सकते हैं। श्रवण जी से जानेंगे। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम में। जी श्रवण जी। देखिए साहब, केजरीवाल जी छूट गए हैं, बहुत अच्छी खबर है। और पूरी दिल्ली की सरकार के बड़े बड़े वकील उसमें लगे हुए थे उनके लिए, वो खुद भी लगे हुए थे और कई कई लोग लगे हुए थे उनको बाहर आने के लिए, क्योंकि उनके बिना ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी चीजें रुकी पड़ी हैं। देश में कोई 1,33,00,000 1,33,000 से ज्यादा कन्विक्ट्स हैं जेलों में, जो सजा प्राप्त है, फांसी की, उम्र कैद की, और उनको और अपील करना चाहते हैं, उनको अपील करने वाला कोई है नहीं। 4.5 लाख के करीब अंडर ट्रायल्स हैं जो बरसों से पड़े हुए हैं, उनको पता नहीं है कि अपील कैसे करें, कैसे छूट सकते हैं। उनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है, और वो अपने अपराध से ज्यादा की सजा ऑलरेडी काट चुके हैं। तो एक आदमी के लिए इतनी बड़ी फौज का लगना और उनको छुड़वाना जेल के बाहर, और कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। डॉक्टर लोहिया की जब डेथ हो रही थी ऑपरेशन में, जब ऑपरेशन हो रहा था तब बहुत छोटा ऑपरेशन था, पर वो ऑपरेशन में डेथ हुई। तब उसके बारे में कहते हैं कि वो उन्होंने जब विलिंगटन हॉस्पिटल में देखा कि डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, कई डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई एक आदमी के लिए इतने डॉक्टर्स लगे हुए हैं और देश में हजारों लाखों लोगों के लिए कोई डॉक्टर नहीं है जी। तो अब सवाल ये है कि हमको केजरीवाल का क्या करना चाहिए। मतलब जो समस्या है वो ये कि केजरीवाल आ गए बाहर और हनुमान मंदिर भी हुआ है, तो अब हम क्या करें, उनका क्या करें। उन्होंने कहा है कि उनका जो हौसला है अब 100 गुना ज्यादा हो गया है, बढ़ गया है, और ताकत भी 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। तो और जेल ने उन्हें डर से आजाद कर दिया है। जी। अब जेल से संजय सिंह भी छूटे, सिसोदिया भी छूटे, के कविता भी छूटी, हमने देखा नहीं कि कुछ बदला है। अब हमको देखना है कि केजरीवाल क्या बदलते हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि जेल नहीं जाने से या उनको सुप्रीम कोर्ट की जो राहत मिली सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद,
राहुल गांधी नहीं गए तो उन्होंने पूरे देश को बदल दिया। हम्म। अब हमको ये देखना है कि केजरीवाल क्या करते हैं, क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल आदमी है केजरीवाल जी। क्योंकि मोदी जी के को समझ सकते हैं आप एक बार, हम्म। केजरीवाल जी को नहीं समझ सकते, क्योंकि मोदी जी के पास एक अमित शाह नाम का आदमी है, वो शेयर करते हैं कुछ तो उनसे। जी। केजरीवाल के पास एक कोई अमित शाह भी नहीं है। तो ये और ये एम्बिशियस जो हैं वो मोदी जी से ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम्म। हम जो बात कर रहे हैं वो काफ़ी एक अंधेरे में तीर चला रहे हैं, क्योंकि कुछ कहना मुश्किल है कि देखिए, उनके आपने दिल्ली का भी कहा, हरियाणा का भी कहा, जो मैं मानता हूं कि विपक्ष के लिए जो दाव पर या स्टेक्स जो हैं, या कांग्रेस के लिए इस समय सबसे ज़्यादा हरियाणा इम्पोर्टेंट है, हम्म। जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा है। और इस समय जब हम बात कर रहे हैं तब प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, और वहाँ उन्होंने, जब मैं आपसे जुड़ा उसका उसके पहले उनका आखिरी सेंटेंस मैंने सुना जी। कि हरियाणा की 50 सालों की परंपरा ये रही है कि जो सरकार दिल्ली में रहती है वही हरियाणा में बनती है, हम्म। और ये परंपरा कभी टूटी नहीं है। तो उनका ये कहना है कि ये परंपरा तीसरी बार भी नहीं टूटेगी हरियाणा में। और वो जिस तरह की भीड़ के दृश्य कुरुक्षेत्र में है, वो बताते हैं कि बीजेपी ने अपनी पूरी की पूरी जान लगा रखी है। कांग्रेस ने आखिरी क्षण तक कोशिश की हम्म। केजरीवाल जी की पार्टी से समझौते की, क्योंकि वो तो जेल में थे। जी। पर चूंकि वो जेल से ही पार्टी भी चला रहे थे, सरकार भी चला रहे थे, इसलिए पार्टी ने बाहर ही कह दिया था कि हम वहाँ हरियाणा में कोई समझौता नहीं करेंगे। और हमारा दिल्ली का जो अनुभव था वो खराब था कांग्रेस के साथ, क्योंकि वोट ट्रांसफर नहीं हुए कांग्रेस के हमारे पक्ष में। तो सोमनाथ भारती वगैरह ने जो कहा। अब केजरीवाल क्या करेंगे, क्योंकि मूल तो वो हरियाणा के हैं, हरियाणा की भाषा भी बोल लेते हैं, हरियाणा उनकी जुबान पर है, वो हरियाणा पुत्र भी हैं वहाँ के। तो केजरीवाल जो हैं अब भारतीय जनता पार्टी पर जम के हमला करेंगे। हम्म। तो हमला करेंगे भारतीय जनता पार्टी पर, और वोट कम करेंगे कांग्रेस के, ऐसा दिखता है। हम्म। तो कांग्रेस पर तो हमला कर नहीं पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने उनके लिए अमेरिका में भी कहा कि हमारा एक मुख्यमंत्री बंद है जेल में। और यहाँ भी कांग्रेस ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें चिंता व्यक्त की है, जो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दी है उनके कामकाज पर। भाजपा के लिए हरियाणा जीतना बहुत जरूरी है, हम्म। वो कांग्रेस से ज्यादा जरूरी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम्म। कांग्रेस के जीतने के लिए कारण अलग हैं, और भाजपा के हारने के कारण कुछ अलग हो जाएंगे। हरियाणा के हारने का मतलब होगा, जैसी चर्चाएं हैं कि बे स्वीप हो जाएगा कांग्रेस का, और इस हम्म। तरह की बात है। तो हरियाणा में हारने का मतलब होगा आशुतोष जी हम्म। कि एक और स्टेट बीजेपी के हाथ से चली गई। हम्म। मतलब मोदी जी का एक अंग और कमजोर हो गया, या एक दांत और गिर गया, ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और जो चंडीगढ़ का एपिसोड हुआ था, तो उसके बाद फिर दिल्ली से पूरे हिमाचल तक रास्ते में भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आई है। हम्म। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में हुकूमत थी, तो ये जो किसानों का जो आंदोलन था उसको दिल्ली नहीं पहुंचने दिया गया, हम्म। उसको रास्ते में रोक लिया गया, उसको नेशनल प्रोटेस्ट के तौर पर कन्वर्ट नहीं होने दिया। तो एक बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि अगर बीजेपी हार जाती है तो फिर
जो किसानों का आंदोलन है, मतलब किसानों का आंदोलन जब चरम सीमा पर था तब भी उसको दिल्ली नहीं पहुंचने दिया, न तो खट्टर साहब ने पहुंचने दिया, न सैनी ने पहुंचने दिया। जी। तो अब जो है पूरा मामला ये है कि ये दाव पर बहुत सारी चीजें, और गुड़गांव इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो एक इन्वेस्टमेंट के बड़े डेस्टिनेशन के तौर पर नॉर्थ इंडिया में उभर रहा है। तो अगर गुड़गांव हाथ से चला जाता है तो एक जो जिसको कहते हैं ना कि फास्ट ग्रोइंग मेट्रोस, वो हाथ से खसक जाएगा, जो कि हरियाणा की पूरी जो प्राण है वो हम्म। तो गुड़गांव में बसे हैं। जो पूरा गुड़ है वो तो हरियाणा गुड़गांव में बसा है। और हरियाणा में हार का जो असर होगा वो हम्म। महाराष्ट्र में होगा, दिल्ली में कम होगा, महाराष्ट्र में ज्यादा होगा। तो ये बीजेपी के लिए और खासकर नड्डा साहब के लिए और शाह साहब के लिए ये एक बड़ा और सेटबैक हो जाएगा। जो हम देख रहे हैं कि ये जिस तरह से चल रहा है पूरा का पूरा मामला हरियाणा में जिस तरह का चल रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने मनाने की हर तरह से कोशिश की, सीटें ऑफर की, 20 तक सीटें देने को तैयार हुए, सब हुआ, पर वो मामला जमा नहीं। एक चीज हम थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट में आपको ले जाना चाहता हूँ, वो बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए, कि जो अ, हम इसको पूरे मामले को, जो हरियाणा का चुनाव है, उसको दो नजरियों से देखना चाहते हैं। एक तो 2019 के लिहाज से और एक 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिहाज से। लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, दोनों को 5-5 सीटें मिली, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि वोटों का डिवीजन नहीं हुआ। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि वोटों का जो डिवीजन होगा इस बार, अगर होना ही है, वो कांग्रेस को कितना बड़ा धक्का पहुंचा सकता है। 90 जो असेंबली सेगमेंट्स हैं, उसमें 2024 के चुनाव का बता रहा हूं मैं, लोकसभा चुनाव का, उसमें 33 सीट्स ऐसी हैं जहां विक्ट्री मार्जिन 10% रहा हम्म। जीतने वाले का। और उसमें बीजेपी ने 17 सीटें जीती, कांग्रेस ने 13 सीटें जीती, और आपने 3 सीटें जीती। और ये उसके खिलाफ है कि 2019 में जब दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, तो उसके बिल्कुल विपरीत है पूरा का पूरा मामला। बीजेपी ने जो रिकॉर्ड किया है 2024 के चुनाव में, 44 असेंबली सेगमेंट्स में सिर्फ 25,000 वोट हाईएस्ट रहे मार्जिन। हम्म। और ये स्थिति उनमें भी रही जहां वो जीती है कि बीजेपी का जो मार्जिन था वो 2019 के मुकाबले आधा हो गया। जी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा का, यानी इसका अर्थ ये निकलता है कि बीजेपी न सिर्फ हार गई कमजोर सीटों पर, इसकी पूरे राज्य में अक्रॉस कमजोर हो गई। और कांग्रेस को 42 सेगमेंट में जीत मिली लोकसभा चुनाव में, और एवरेज जो था वो बीजेपी से ज्यादा था, बीजेपी का 25,000, कांग्रेस का 30,000। और इसकी जो लीड थी विक्ट्री मार्जिन 2019 के मुकाबले काफी ज्यादा थी। तो बीजेपी 46 सेगमेंट्स में रनर अप थी, और कांग्रेस जो है 39 में, और आप केवल 5 में। अब ये जो होने वाला है यहाँ, वो ये होने वाला है कि जो 2024 का जो नतीजे हैं लोकसभा के, जो अभी संपन्न हुए हैं, उसमें जो वोट असेंबली सेगमेंट्स में कांग्रेस बीजेपी को जो मिले हैं और आपको जो मिले हैं, वो 2019 के लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो 2019 के लेवल पर पहुंचने का मतलब ये है कि
कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है, जो कि हमको लोकसभा पोल्स में दिख रहा है। अब इसमें लोकसभा के नतीजों में भी जो आम आदमी पार्टी है उसने जो सीटें जीती है उसमें भी कोई बहुत उसको सिग्निफिकेंट लाभ नहीं मिला है। तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि केजरीवाल जी क्या सिद्ध करना चाहते हैं हरियाणा में अकेले चुनाव लड़के। दो चीजें समझ में आती है कि या अगर वो डिसाइसिव पोजीशन में आ जाते हैं तो कांग्रेस के को कह सकते हैं कि भाई हमारे बिना आपकी सरकार नहीं बन सकती, और या फिर वो बीजेपी को सपोर्ट देंगे क्या, पहली चीज। या दूसरा पॉइंट ये कि उनके आम आदमी पार्टी के खड़े होने से बीजेपी डिसाइसिव स्थिति में आ जाए और बहुमत प्राप्त हो जाए, जो कि ज्यादा नजर आता है। कांग्रेस अगर जीतना चाहती है वहां हरियाणा में, तो कांग्रेस को बीजेपी को भी हराना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी को भी हराना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कठिन दिखता है, जो हमें दिखता है। हरियाणा में जो परफॉर्मेंस होगा आम आदमी पार्टी का, जैसा आपने दिल्ली का जिक्र किया, वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में स्टैंडिंग को भी प्रभावित करेगा। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है, मतलब एक भी सीट उसको नहीं मिली है, सारी सीटें बीजेपी को मिली है। वही स्थिति अगर हरियाणा में रहती है तो हमको ये मानना चाहिए कि जो एंटी इनकम्बेंसी है दिल्ली में वो मैच्योर हो चुकी है, मतलब उसको अब मैच्योरिटी की और ज्यादा जरूरत नहीं है। तो जो स्थिति लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में हुई है, हम मान के चल सकते हैं कि जी। उससे ज्यादा खराब स्थिति आम आदमी पार्टी की दिल्ली में होगी हम्म। विधानसभा चुनाव में, क्योंकि हमने कोई बड़ा आंदोलन नहीं देखा, कोई नागरिक प्रतिरोध नहीं देखा केजरीवाल के पक्ष में या आम आदमी पार्टी के नेता के जेल भेजे जाने के विरोध में। तो मैं थोड़ा सा एक ये चीज मानता हूं कि ये पूरा का पूरा जो केजरीवाल जी का छूटना राजनीति के लिहाज से बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो जेल में रहते तो विपक्ष को ज्यादा नुकसान करते। उनका एक्सपोज होना जरूरी था कि वो बाहर आ गए तो पूरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे, कि वो पता चल जाएगा कि किसके साथ हैं। हालांकि वो उनके मन में क्या है वो बिल्कुल उनको समझना मुश्किल है कि वो करते क्या है और सोचते क्या है और करते क्या है। इसलिए भारत की राजनीति में या विपक्ष की राजनीति में केजरीवाल जी का जो सहयोग हो सकता है, हालांकि मोदी जी के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ वो राहुल गांधी से ज्यादा ऊंची आवाज में बोलने वाले हैं, पर उनको उन पर कितना यकीन किया जाए कि वो जोर से बोलकर राहुल गांधी की मदद कर रहे हैं, कि उनसे कहा गया है कि आप हमारे खिलाफ को खूब बोलिए, हम चाहते हैं कि आप बोलें, और अगर आपको कुछ तथ्यों की जरूरत हो तो भारतीय जनता पार्टी आपको और देने को तैयार है। आपका उद्देश्य केवल ये होना चाहिए कि आप कांग्रेस के जो वोट हैं, वोट बैंक जो है वो थोड़ा सा कमजोर कर दें, क्योंकि मतदाताओं के समझ में ये आ गया कि यार बीजेपी का विरोध तो ये कर रहा है आदमी, कांग्रेस नहीं कर रही है, तो वो कांग्रेस के वोट कमजोर हो गए। और बीजेपी का वोट बैंक पिछले चुनाव के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि काफी इंटैक्ट है, बहुत हद तक इंटैक्ट है। तो इसलिए जो फ्लोटिंग वोट है या स्विंग वोट है जिसको कह सकते हैं, हरियाणा में वैसे भी बहुत स्थिति काफी मुकाबले की हो जाएगी, क्योंकि कई फैक्टर्स वहाँ हैं, जननायक जनता पार्टी भी है और भी लोग हैं। तो केजरीवाल जी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ और
विपक्ष के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अपन इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जी थैंक यू सर, आपने बिल्कुल नया ही एंगल डाल दिया है। ठीक क्या है, क्या आपने बिल्कुल नया एंगल ही डाल दिया है कि केजरीवाल जी अगर ज्यादा प्रचार करेंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू।